सियासी शऊर भी होना चाहिए। होता क्या है कि हम भी कभी कभी बहुत जज्बाती हो जाते हैं, हमारे सोचने का अंदाज जज्बाती हो जाता है, बहुत सारे फैसले ऐसे ले लिए जाते हैं जो हमारे लिए आगे चलकर नुकसानदेह हो सकते हैं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आज जब हम सर सैयद अहमद साहब की यौम पैदाइश मनाने जा रहे हैं या मना रहे हैं, तो यकीनन उससे उनके जो मकासद थे या उनके जो जज्बात थे तालीम के ताल्लुक से, उससे आप सब वाकिफ हैं। क्योंकि मैं बदकिस्मती कहिए या जो कहिए कि मुझे भी मौका नहीं मिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने का, ये शर्फ हासिल नहीं हुआ। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे रिश्तेदार जिन्होंने वहाँ से तालीम पाई, और आज मैं उनको देखता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर वो फायज है। तो अगर हर आदमी तो सर सैयद अहमद नहीं बन सकता है या उनकी ऊंचाई हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी हम उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं अपने कुव्वत के मुताबिक, तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक कहा हमारे साथियों ने कि आज से 200 साल पहले जब कोई सोच नहीं सकता था, कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था, और उस वक्त सर सैयद साहब ने इस बात का अंदाजा लगाया, तालीम की अहमियत को उन्होंने समझा। उस वक्त अंग्रेजों का शासन था, उनकी हुकूमत थी, और उस वक्त की जो जरूरत थी उसको उन्होंने महसूस किया कि अगर इस मुल्क की जो बहुत बड़ी अक़लियत है उसको एम्पावर करना है, उसको अगर ताकत देनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी तालीम दी जाए जो उस वक्त जो हुकूमत में लोग थे वो उनके साथ उनका राब्ता बन सके। मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन और ऐसी चीज़ों को उन्होंने समझा कि ये वक्त की ज़रूरत है, और उसी सोच के मुताबिक उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। और उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं या एक कॉलेज नहीं था उस वक्त, वो एक बुनियाद थी। और जो बाद में जो एक अलीगढ़ मूवमेंट बना पूरे मुल्क के अंदर, और इस बात की कोशिश हुई कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे अदारे बनाए जाए जिससे लोगों को फायदा हो और अच्छी तालीम वो हासिल करें, मॉडर्न तालीम हासिल करें। और साथ साथ उन्होंने कभी इस बात से कंप्रोमाइज नहीं किया कि जहां तक दीनी तालीम का सवाल है वो उसमें किसी तरह की रियायत हो या उस कंप्रोमाइज हो, ये भी उन्होंने नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों ही जरूरी है, दीन और दुनिया दोनों ही जरूरी है, और इसलिए उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो आज हम सब महसूस करते हैं कि उनकी दूरंदेशी, इतना पहले उन्होंने इस बात को अंदाजा लगाया। हालांकि आज भी हमारे हालात बहुत बदले नहीं है, आज भी हमारी मौजूदा हालात, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, आप सब लोग उससे वाकिफ हैं, 2006 में,
डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जस्टिस जो सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे राजेंद्र सच्चर जी, उनकी सदारत में उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, एक बनाया था उन्होंने। उसका मकसद यही था कि आज इस मुल्क के अंदर जो मुस्लिम अक़लियत है खास तौर पर, उसके क्या हालात हैं, चाहे वो तालीमी हो, चाहे वो सेहत के मामले में हो, इक़्तिसादी हो, हर तरह से उनका एक पूरा जायजा, अगर आपने पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा हो तो आप पढ़ सकते हैं कि पूरा डाटा उसमें मौजूद है, कहाँ क्या कमी है और किस तरह से हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा जी को दिया गया जिम्मेदारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया कि आप तजवीज़ बताएं, आप रास्ता बताएं कि किस तरह से हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी तजावीज़ उन्होंने पेश किया, गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश की कि अगर हम इस रास्ते से चलेंगे तो जो इस मुल्क की अक़लियत है उसके मसाइल हल हो सकते हैं। ये हम और आप सभी जानते हैं कि किसी भी समाज या किसी भी मुल्क के सब होने का, हिंदी का लफ्ज है सब, यानी उसको उर्दू में क्या कहेंगे, सिविलाइज्ड, हाँ करेक्ट, सही बात है। सिविलाइज्ड होने का सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि उस मुल्क में जो अक़लियत रहती है उसके क्या हालात। अगर हमारे मुल्क के अंदर अक़लियत के हालात सही नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा मुल्क सिविलाइज्ड नहीं है। और इसीलिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो खुद भी सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने इस कमी को महसूस किया, इस बात को महसूस किया और उन्होंने देखा कि किसी मुस्लिम को ये जिम्मेदारी नहीं दी उन्होंने जानबूझकर एक ऐसे इंसान को जिसके नियत पर कोई शक नहीं कर सकता, और जस्टिस राजेंद्र सच्चर जैसी शख्सियत को उन्होंने सच्चर कमेटी की तमाम रिपोर्ट तैयार करने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए उन्होंने बनाया और फिर उसके बाद रघुनाथ मिश्रा जी को बनाया। तो ये दोनों ऐसी शख्सियत थी कि किसी को ये शक नहीं हो सकता कि वो उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसी रिपोर्ट तैयार की है या मुस्लिम अपीसमेंट का काम उन्होंने किया है या हुकूमत के इशारे पर उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं। तो सारी चीजें खोल कर उन्होंने रख दी और ये बताया कि इस मुल्क की जो मुस्लिम अक़लियत है खास तौर पर, उसके हालात, इस मुल्क की जो बैकवर्ड कम्युनिटी मानी जाती है, दलित कम्युनिटी जो मानी जाती है, उससे भी बदतर है, हम वहां पहुंचे। तो इसीलिए कोशिश उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जरूर किया, कुछ इकदाम उठाए, जो सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन थे उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया उन्होंने, क्योंकि उनकी नीयत थी। उस सिलसिले में हम लोग कई बार उनसे मिले थे, बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में ये बात कही थी और ये भी कहा था कि ऐसा कोई जल्दबाजी में अगर हम कदम उठाएंगे तो उसका रद्द-ए-अमल उल्टा भी हो सकता है। इसलिए हमारी कोशिश यही होगी कि इसको भी आहिस्ता आहिस्ता इसको हम मंजिल तक पहुंचाने का काम। तो उनकी नीयत पर कोई शक नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब जितना इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। ये बात भी सही है कि जितना उसका फायदा हम लोगों को पहुंचना चाहिए था, इस कौम को पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा। लेकिन चीजें सामने जरूर आई कि हालात क्या है, हकीकत क्या है, चाहे वो
सरकारी नौकरियों का सवाल हो, बिजनेस का सवाल हो, हमारे इक़्तिसादी हालत हो, सब चीज़ों में हम पिछड़े हुए हैं। तो इसको कैसे दूर किया जाए, या कैसे हम जो कहें कि जो मेन स्ट्रीम है उसमें हम कैसे आगे आए और कैसे उसमें शामिल हों, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब, जिनकी जो सलाहियत है, जिनकी जो क़ुव्वत है, अगर अपने अपने तरीके से, अपने अपने हैसियत का इस्तेमाल करते हुए अगर हम आगे बढ़े, तो जो मकसद सर सैयद अहमद साहब का था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे, उस मकसद को हम हासिल कर सकते हैं। थोड़ा लोगों में पहले से यूँ कहा जाए कि एक सोच में तब्दीली ज़रूर आई है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखें तो बहुत सारे नए इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, और अच्छे आला तालीम का इंतज़ाम अक़लियत के लोग कर रहे हैं। अच्छी बात है, उसका मेयार भी अच्छा है, लेकिन उसको और मजबूत और अच्छा करने की ज़रूरत है। हम लोगों को क्रिश्चियन कम्युनिटी से सीखने की ज़रूरत है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे मुल्क में, क्या पूरी दुनिया में, जो उन्होंने सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर उनका फोकस रहा है, तो तालीम पर रहा है, और उसके बाद सेहत पर रहा है। तो उन्होंने भी ज़ाहिर है कि महसूस किया होगा कि तालीम हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमको ऐसा लगता है कि ये इसको उन्होंने क्रिश्चियनिटी को लोगों तक पहुंचाने में, क्रिश्चियनिटी की जो उनका मिशन है उसको वहां तक पहुंचाने में भी ये तालीम का बहुत बड़ा हाथ है। आज भी हम लोग, हमारे बच्चे जब हम कहीं एडमिशन के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले मिशनरी स्कूल खोजते हैं कि कहाँ मिशनरी स्कूल है, अच्छी तालीम वहीं मिलेगी हमारे बच्चों को। तालीम के साथ साथ डिसिप्लिन, अनुशासन, इस पर भी उसका जोर रहता है। तो हर जगह आप देखा, अच्छा, वो उन्होंने ये नहीं किया कि सिर्फ बड़े बड़े शहरों में कोई इंस्टीट्यूशन बना लिया, कोई तालीम गाह बना लिया, यूनिवर्सिटी बना लिया, ऐसा नहीं। वो बिल्कुल इंटीरियर में गए। आप झारखंड चले जाइए, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, जो आदिवासियों का, आज जो आदिवासी अगर जो तबका है या कम्युनिटी है, आज अगर थोड़ा बहुत उसमें जो पढ़ाई उसको हासिल हुई है, कहीं कहीं आप उसको देखते हैं कि अच्छी पोजीशन उनको हासिल हुई है, आप गौर करेंगे या उसको अगर उसकी खोज करेंगे, तो आपको यही मालूम होगा कि जो मिशनरी स्कूल है, ये उसकी देन। वहाँ उनको तालीम दी गई, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें बताई गई, और वो फिर क्रिश्चियनिटी से एक तरह से मुतासिर हुए। उनको लगा कि यही एक ऐसा रिलीजन है जो हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है, जो हमको आगे बढ़ाना चाहता है, जो हमको एम्पावर करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। तो हम, मेरा ख्याल है कि सर सैयद अहमद का भी यही मकसद रहा होगा उस वक्त। आज हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि वो एक मॉडर्न इंडिया, क्योंकि मॉडर्न इंडिया इसलिए हम कह रहे हैं कि उसके एक सोशल रिफॉर्मर की तरह से उन्होंने काम किया। तो जिस तरह से राजा राम मोहन राय थे, या और दूसरे ऐसे लोग जो गुजरे हैं जिन्होंने सोशल रिफॉर्म किया है, उसी में सर सैयद अहमद साहब ने भी एक सोशल रिफॉर्म करने की कोशिश की, और उस कम्युनिटी को ऊपर उठाने का काम किया, और कोशिश उनकी थी, उनका मकसद था कि इस कम्युनिटी को, इतनी बड़ी आबादी है, इस आबादी को अगर जब तक हम मुल्क के मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, मुख्य धारे में नहीं लाएंगे, और जब तक उनके सलाहियतों का
और उनकी ताकत का, उनकी कुव्वत का इस्तेमाल मुल्क के फायदे के लिए नहीं होगा, मुल्क की तामीर के लिए नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा गैप रह जाता है। तो आज हम लोग को, जब हम सर सैयद अहमद को याद कर रहे हैं, तो हमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि सही मानों में अगर उनको हम एक खराज अकीदत अगर हम पेश करना चाहते हैं, तो ये खराज अकीदत यही होगा कि हम लोग अपने अपने तरीके से खास तौर पर तालीम पर फोकस करें और अपने बच्चों को, उनको तालीम के साथ अखलाकियत का भी सबक सिखाएं, जिसके बारे में भी कहा गया कि इस्लाम ने हमें क्या सिखाया और क्या तालीम है इस्लाम की, और किस तरह से लोग पहले जो मुसलमान हुआ करते थे उनके ऊपर कितना यकीन और भरोसा उनको हुआ करता था, उनकी ईमानदारी पर, उनकी सच्चाई पर और उनके अखलाक पर। लेकिन आज उसकी कमी हम लोग महसूस कर रहे हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। तो इस बात को भी हमें देखना है कि तालीम के साथ साथ जो अखलाकियत की तालीम है, जो जो जिसको कह सकते हैं डिसिप्लिन, जो बहुत ज़रूरी किसी भी कौम के लिए, उसके आगे बढ़ने की जो चाबी है, कुंजी है, वो डिसिप्लिन है। अगर अनुशासन अनुशासन नहीं है, अगर डिसिप्लिन नहीं है हमारे बीच में, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो डिसिप्लिन में रहकर, एक दायरे में रहकर और उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन हमें कामयाबी। हम लोग कौमी तंजीम के जरिए हमारी कोशिश है, हम हम लोग कहीं कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वहाँ इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, तालीम के ऊपर हमारा फोकस होता है। लेकिन हम उसमें एक चीज़ और जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो है पॉलिटिकल अवेयरनेस। क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के हालात से, सियासी हालात से भी हमें वाकिफ रहना है। मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस तरफ मुल्क जा रहा है, इन तमाम चीज़ों से लोगों को आगाह करना है। और ये काम हम लोग कौमी तंजीम के बैनर में कर रहे हैं कि उनके अंदर एक सियासी शऊर भी होना चाहिए। होता क्या है कि हम भी कभी कभी बहुत जज्बाती हो जाते हैं, हमारे सोचने का अंदाज जज्बाती हो जाता है, बहुत सारे फैसले ऐसे ले लिए जाते हैं जो हमारे लिए आगे चलकर नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें समझना होगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि सियासी समझदारी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। कब क्या फैसला लेना है और किसके हक में लेना है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। सिर्फ जज्बात में आकर अगर हम कोई फैसला लेंगे तो यकीनन वो फैसला सही नहीं है। तो सोच समझकर, समझदारी से अगर हम फैसला लें, तो ये भी हम लोग, ये काम भी अपने तरीके से कर रहे हैं। बहुत कामयाब हम हैं ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कोशिश ज़रूर है। और ख़ास तौर पर ये भी हम उनको बताने की कोशिश करते हैं कि फ़िरका परस्ती का जहाँ तक सवाल है, हम बड़े से कहना चाहते हैं कि फ़िरका परस्ती चाहे वो किसी भी कौम की हो, वो इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अक्सर कुछ लोग हमारे कहते हैं कि नहीं, अक्सरियत की जो फ़िरका परस्ती है उससे नुकसान है, और जो अक़लियत की फ़िरका परस्ती उससे कोई नुकसान नहीं। लेकिन हकीकत ये नहीं, हम समझते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे की मददगार है। अगर आप फ़िरका परस्ती का कोई तक़वियत पहुँचाते हैं या उसकी मदद करते हैं, तो उसका फ़ायदा जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी जगह है, वो उनको फ़ायदा होता है। कट्टरपंथी जिसको कहते हैं, तो कट्टरपंथी किसी भी कौम में वो अच्छा नहीं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और
अपने अपने अंदर से उसकी मुखालफत होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ हिंदू फिरका परस्ती पर इल्ज़ाम आयद करें या उनकी मजम्मत करें और हम अपने कौम में या अपने लोगों के अंदर उस पर अगर हम काबू नहीं पाते हैं या उसकी मजम्मत नहीं करते हैं, तो उससे जो सही मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता। तो हमें अपने अंदर भी जो बुराइयां हैं उसको दूर करने की और ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। बहुत ठंडे दिल से, कोई ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब चीज़ों को पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। एक जिंदा कौम अगर हम हैं तो जिंदा कौम की तरह जिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम तलवार लेके बाहर सड़क पर निकल आए। जिंदा कौम का मतलब ये कि अच्छी तालीम हो, अच्छी अ, हमारे काम करने के तरीके हों, हम दूसरों को अपने काम से मुतासिर कर सकें। ऐसा तरीका कार हमको अपनाना होगा और तभी जाकर हालात पर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि आज जो इस मुल्क के अंदर जो लोग हुकूमत में हैं, जो लोग काबिज हैं हुकूमत पर, वो किस जहन के लोग हैं आप सब उससे वाकिफ हैं। मुल्क बहुत ही जो कहा जाए कि खतरनाक दौर से गुजर रहा है। क्योंकि एक तरह से हम कहें कि लोकतंत्र जमहूरियत खतरे में है। हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, फासिज्म की तरफ जा रहे हैं। ये इसको बहुत ही खतरनाक मोड़ है और इसमें हमें बहुत एक एक कदम फूक फूक कर रखने की जरूरत है। तो जज्बात से नहीं, होश और हवास से काम लेने की जरूरत है हम सब। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं फिर आप सबका, क्योंकि आप सब लोग यहाँ ऐसे लोग हैं जो बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अपने जो फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा बताया अभी हमारे नूर नवाज साहब ने, मैं बहुत खुश हुआ कि 24 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं और एक अच्छा अदारा इन्होंने कायम किया है और इस अदारे से लोग निकल कर कौम और मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं तो यही हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और हम जैसे लोग, हम बहुत जैसा मैंने कहा कि बहुत मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कोई अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जाने का। हम लोग गांव के स्कूल से पढ़कर आए, तो वो हम लोग को तरबियत, वो तालीम वो नहीं मिली है जो आप लोग, जो खास कर अलीगढ़ से जो हमारे साथी हैं, आप लोगों को, आप लोग खुशनसीब हैं। हम ये तो कहेंगे कि आप लोगों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने का मौका मिला और आप अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत खुशी।